लोग गेट बी के केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे जो बचा कुचा पार्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, अब डे टू डे आप जितने भी सारे एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे जो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जीओसी, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमरिज्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने इस पार्ट को कवर करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। सो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैं नाम बता दूंगा, काइंडली आप जाके एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो आपको मदद करेगा एक अच्छा स्कोर करने में। सो पॉलीमर केमिस्ट्री में अभी बता दूंगा, अभी पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या क्या देखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जीओसी, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमरिज्म, ये सब के जो कॉन्सेप्ट आते हैं इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे एसिडिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, पैरानाइट्रोफेनॉल, ये सब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपको, उसके बारे में और डिस्कशन रहेगा सब्सिक्वेंट टाइम जब आएगा। अब पहले हम लोग चालू करते हैं, क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहले हम अब देखिए पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए एक बार बता देते हैं। गेट बी 2024 में पूछा गया सवाल है, यहाँ पे पूछा गया था नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट व्हाइल सिंथेटिक रबर नियोप्रीन इज फॉर्म बाई। अब ये जो पोर्शन है, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे ये दो तीन चैप्टर्स खुला हुआ है। यहाँ पे मैं पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करूँ, एनसीईआरटी में ओनली 14 पेजेस का चैप्टर है। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 14 पेजेस का चैप्टर है। क्वेश्चन जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार ये चैप्टर पढ़ लीजिए। तो गेट बी में लेवल क्लास 12 के अगर केमिस्ट्री पोर्शन से पूछा जाता है तो ये एक अच्छा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका सिस पॉलीआइसोप्रीन है, ये बहुत लोगों को पता है, फिर भी एक मैं बता देता हूँ। तो जो नेचुरल रबर है लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। सो नेचुरल जो रबर होगा दैट इज़ 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये रहा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। एंड 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन इज़ अ नियोप्रीन। सो सिस पॉलीआइसोप्रीन जिसको नेचुरल रबर बोला जाता है, ये आइसोप्रीन का जो मोनोमरिक यूनिट है ये है। सो सिस पॉलीआइसोप्रीन कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन सेल टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शन and has a coil structure, thus it can be stretched like a spring and exhibit elastic properties. So natural rubber, ये रहा एक एग्जाम्पल नेचुरल रबर का। उसके साथ साथ देखिए वल्कनाइजेशन का कॉन्सेप्ट सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आप वल्कनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग, मतलब टायर रबर को हम अगर सपोज दिस प्रोसेस कंसेप्ट हीटिंग रॉ रबर विथ सल्फर एंड अप्रोप्रिएट एडिटिव एट ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन 370 to 415। तो छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार चैप्टर को एक बार आराम से गो थ्रू कर लीजिए। जस्ट 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जो है मोनोमरिक यूनिट और उसका पॉलीमर। जैसे नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइजेशन बन के नियोप्रीन बनता है, इसीलिए फ्री रेडिकल कैटालिसिस होता है। बुना एन बुना एस 1,3 ब्यूटाडाइन एसिड एक्राइलोनाइट्राइल बुना एन, ये एन बुना एन है। और दूसरा है बुना एस एंड बुना एन, ये रहा जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। अच्छा, ये बुना एन है और नियोप्रीन ये आपका हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में क्या क्या आता है, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट PHBB, ये भी एक नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। जैसे ये ऊपर में वो क्वेश्चन पूछ लिया, ये किस चीज़ से बनता है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। सो ये दो कंपोनेंट से हमारा बनता है PHBB। नाइलॉन टू नाइलॉन 6, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव पॉलीएमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। एज इट इज़, ध्यान रखिए, इस सब से फिर से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ था, कर नहीं पाए। सो इट्स बेटर इफ़ यू लर्न नाउ कि किस चीज़ से बनता है नेचुरल पॉलीमर। और अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलीमर ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस में ये जैसे PVC विनाइल क्लोराइड है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है, ग्लिप्टाल बैकेलाइट, इथिलीन ग्लाइकॉल, थैलिक एसिड, फेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड जैसे बैकेलाइट बनता है। सो नेचुरल रबर में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में भी पॉलीहाइड्रोक्सी, ये CSR में भी पूछा गया सवाल है, ये पूछा जाता है बहुत बार, DBT का फेवरेट एरिया है ये सब।
सो डीबीटी अगर क्वेश्चन बनता ऑब्वियसली ये सब बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में ही और रिसर्च होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाएं, सस्टेनेबिलिटी ये सब के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं चीज़ बताऊंगा नहीं। कंडेंसेशन रिएक्शन नायलॉन 6 सभी लोग जानते हैं, इसमें अलग से कुछ करना ही है। कैप्रोलैक्टम टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड नायलॉन 6 यूज़ होता है, पॉलीएस्टर। और अपार्ट फ्रॉम दैट बैकेलाइट अभी पढ़ लिया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सो बस इतना ही करना है आपको। पॉलीमर केमिस्ट्री में 14 पेज हैं, बहुत आसान है, एक बार आराम से गो थ्रू कर लीजिए। पॉलीमर कैसे बनता है, छोटे मोटे पॉइंट्स है, सिंथेटिक पॉलीमर, फ्री रेडिकल कैटालिसिस से पॉलीमर बनता है, ये भी ध्यान रखा कीजिए। सो गेट बी के ये पॉलीमर केमिस्ट्री 2024 में आया है। प्रोबेबली इस 25 में भी एक क्वेश्चन अगर नेचुरल पॉलीमर से या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से अगर पूछ ले, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से अगर पूछ ले, PHBB पॉलीहाइड्रोक्सो ब्यूटारेट, ये क्वेश्चन बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, छोटा मोटा कुछ सवाल बन सकता है आराम से। अच्छा, अब आइए दूसरे सवाल, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। अब यहाँ पे है, जैसे देख सकते हैं, मोल कंसेप्ट का सवाल। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मोल कंसेप्ट, कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो सवाल कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन डिटेल में जैसे मैं बताता हूँ, गेट में भी फिर भी आप मान सकते हैं कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का सवाल है, तो 2-4 स्टेप्स में आपको करना पड़ेगा। गेट बी के जो सवाल हैं, गेट बी बहुत स्ट्रेट कट सवाल पूछते हैं, जैसे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े स्टूडेंट्स को, ऐसे सवाल पूछते हैं। सो इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन। सो कार्बन का अमाउंट है 69.77%, हाइड्रोजन का अमाउंट है आपका 11.63%, और जो ऑक्सीजन का अमाउंट है दैट इज 18.6%। इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम एज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल वुड बी। अब जैसे देखिए, ये अब परसेंटेज दिया है तो ऑब्वियसली 100। सो अगर मैं मान लूँ कि टोटल जो आपका ये कंपाउंड है ये 100 ग्राम का है, तो इसमें कार्बन का जो ग्राम होगा, कार्बन ऑब्वियसली 69.77 ग्राम होगा, है ना। हाइड्रोजन जो होगा दैट इज़ 11.63 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन जो होगा दैट इज़ 18.6 ग्राम होगा। सो अभी ग्राम पर मोल, अगर मैं मोल कैलकुलेट करूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, जैसे फार्मूला कैसे निकले, जैसे CnH2nO, ऐसे अगर आप मानिए इस तरह का, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही हैं। सो मैं क्या निकालूंगा इसके बाद। सो पहला स्टेप है, ये 100 ग्राम में परसेंटेज दिया है, तो आराम से आप समझ जा सकते हैं कि 100 ग्राम में कितना रहेगा। तो मैं कैलकुलेट करूँगा मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर रेट। तो मॉलिकुलर रेट कार्बन का कितना, 12। सो वेट बाई मॉलिकुलर रेट, सो दैट इज वेट इज 69.77 ग्राम डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन के केस में वेट बाई मॉलिकुलर रेट, वेट है 11.63 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर रेट इज़ 1, सो 11.63, और ये करेंगे तो आंसर आएगा 5.814। और ऑक्सीजन के केस में 18.6 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन लेवल 16, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.1625। अब जैसे रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे रेशियो मेंटेन करने के लिए एक मतलब एक जो लोएस्ट वैल्यू है सब उसको हम डिवाइड कर देंगे सबसे, तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन के रेशियो में बढ़ जाएगा, है ना। तो 10 रुपये है, तो आप सपोज रेशियो में डिवाइड कर 1/10 10 लोगों को बांट सकता है, 1 रुपये दे सकते हैं। सेम लोएस्ट जो अमाउंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब जैसे 1.1625 5.814, सो ये जो आपका आएगा दैट इज़ इन अराउंड 5, तो 11.63 डिवाइडेड बाई 1.1625 दैट इज़ 10, और ये 1। सो कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। सो ये रहा इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। सो अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो इसमें कार्बन आइटम आपको किस तरह दिख रहा है, 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। किसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं बनाऊँ तो उसके रेशियो के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो इसका जो फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, इसको एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाता है। तो इसके हिसाब से एम्पिरिकल फार्मूला
C5 5 कार्बन है, सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर मॉलिक्यूल वुड बी 5। बहुत सारे सफिशिएंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अवेलेबल हैं, मैं कोशिश करूँगा एक दो आपको कराने का, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, देखिए 22, 21 में भी और एक सवाल उसके लगातार, आप ऐसे नहीं कि बहुत बार पूछा गया है, पर मूल कॉन्सेप्ट आसान चैप्टर में से माना जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है मूल कॉन्सेप्ट का, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फार्मूला वेट क्या है, तो आराम से आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही एवोगैड्रो नंबर, पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल इजिकल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, इतने नंबर। ये अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से। तो जैसे CH3Br, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो आपका यहाँ पे शायद दिया नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ब्रोमीन इज 80, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ब्रोमीन का 80। तो जैसे कार्बन 12 3 इंटू 1 प्लस 80, तो CH3Br के लिए आपका इसका जो मोलर मास होगा दैट इज़ 95 ग्राम पर मोल। सो दिस विल बी योर मोलर मास। पहले हम मोलर मास निकालेंगे भाई, फार्मूला वेट दिया है ना, एम्पिरिकल फार्मूला से मोलर मास। उसके बाद है CH2Br2, उसके बाद है CHBr3, उसके बाद है CBr4। अब सबका करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरा स्टेप में 12 + 2 इंटू 1 प्लस 80 इंटू 2 है ना। तो इसका जो करेंगे इसका टोटल आएगा आपका 173, 160 और 2 सॉरी CH2 2 12 2 24 और ये 12 प्लस 12 तो 14, 174 ग्राम पर मोल हो रहा है। ठीक, दूसरा है CHBr3, दूसरा है आपका CHBr3, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का आपका 80 इंटू 3, सो 240 प्लस 13, 240 प्लस 13 5 253 ग्राम पर मोल हो गया। तो पहले हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से 253 ग्राम पर मोल। CBr4 12 प्लस ब्रोमीन 80 प्लस 4, सो 80 प्लस 16 दैट इज़ 96 ग्राम पर मोल। अब अगर देखिए, अब कैलकुलेट करेंगे आराम से, हमें मोलार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, कितने में, ग्राम, 1 ग्राम में। यहाँ पे आपको वेट भी दिया है, सो नंबर ऑफ, सो एक फार्मूला आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये सेम घुमा फिरा के आपको फिर से जब आप नॉर्मलिटी मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको भी दिख जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। सो हम पहले एक एक करके डिवाइड कर लेते हैं। जैसे CH3Br का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 95, CH2Br2 के केस में होगा 1 डिवाइडेड बाई 174, CHBr3 के केस में होगा 1 डिवाइडेड बाई 253 और CBr4 के केस में होगा 1 डिवाइडेड बाई 96। अगर थोड़ा बहुत आइडिया ले पा रहे हैं आप, सो ये जो वैल्यू होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, ये जो वैल्यू होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक गलती कर दिया, सपोज 96 नहीं होगी, मैं सोच रहा हूँ 90। CBr4 ब्रोमीन 4 होगा, कार्बन का 12 और ब्रोमीन का 80 इंटू 4 दैट इज़ 320 प्लस 12 332, सो 332 ग्राम पर मोल, ये रहा। सो 1/332 CBr4। अब इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपको दिख रहा है, कैलकुलेट करना भी नहीं है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, सबसे कम क्या है, सबसे कम है 332। तो जब ये वैल्यू आप करेंगे सबसे ज़्यादा लेस वैल्यू आएगा दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ ये जो अप्रॉक्स आएगा 0.00301, और ये जो करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 0.011053, ये मोल होगा। ये हो गया आपका मोल। अब एक मोल में एवोगैड्रो नंबर है, बाकी को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ करना भी नहीं है। अगर आप ये आराम से देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, तो इसमें
सबसे ज़्यादा उल्टा हो जाएगा बेसिकली। तो इस सबसे नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल्स इसमें सबसे ज़्यादा है, उसको हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए हमें। सबसे ज़्यादा पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पूछा गया, तो 1 ग्राम ऑफ CH3Br विल कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आसान था सवाल, आप आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कंप्लीट कॉम्बसन ऑफ ब्यूटेन इज। कॉम्बसन रिलेटेड अगर आप वही स्टोचियोमेट्री, मूल कॉन्सेप्ट स्टोचियोमेट्री का सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन आराम से आपको NCERT में भी मिल जाएगा। NCERT और नीट के लेवल में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत, आराम से आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख के लगेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या ही पूछा है, अगर क्वेश्चन करना चालू करेंगे आपको लगेगा ये तो बहुत बेसिक है। सो द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कॉम्बसन ऑफ ब्यूटेन इज 2C4H10 3 ये ऑक्सीजन होगा, 13O2 8CO2 प्लस 10H2। व्हाट इज द अमाउंट इन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय कंप्लीट कॉम्बसन ऑफ 3 मोल ऑफ N ब्यूटेन। अब जैसे देखिए ये रहा N ब्यूटेन। सो अब अगर N ब्यूटेन का कैलकुलेशन करें, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। सो 2C4H10 से 8CO2 बन रहा है ना। सो एक N ब्यूटेन से 8/2 दैट इज 4 मोल ऑफ CO2 बनेगा, है ना। ठीक है। अब जैसे एक N ब्यूटेन 4 मोल ऑफ CO2 बना रहा है, 3 मोल ऑफ N ब्यूटेन कितना बनाएगा, ये 1 मोल ऑफ N ब्यूटेन। सो 1 मोल ऑफ N ब्यूटेन will produce 4 मोल ऑफ CO2। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 मोल। तो 3 मोल ऑफ N ब्यूटेन 4 × 3 दैट इज 12 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। सो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ये 3 था मोल कंसेप्ट है 2022-21 में 2, 24 में सवाल नहीं पूछा गया था। तो मोल कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मोलारिटी इसके बाद ही आता है। मोल कंसेप्ट में कॉम्बसन वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो पूछ सकते हैं फिर से। आगे बढ़ते हैं, उस तरह का और क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से था, मैंने यहाँ पे करके रखा था। तो एक बार गैसीय स्टेट अगर पढ़ना चाहते हो तो गैसीय स्टेट में जैसे बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब के ऊपर जो छोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट बनता है, अगर आप देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी रेट लिमिटिंग कंसेप्ट के ऊपर था, रेट लिमिटिंग इक्वेशन कंसेप्ट के ऊपर था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था, उससे ज़्यादा 2022 में और कुछ नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अब गेट मैं रिकमेंड करूँगा, आप गेट का केमिकल क्या बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर एक बार देख लीजिए। स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली ΔG = ΔH - T ΔS बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आप देख पाएंगे। सो ΔG नेगेटिव होना चाहिए, है ना। सो ΔH एंड ΔT इसके हिसाब से रिलेशन है। ΔG नेगेटिव होना होगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ΔS को बढ़ाना है। सो ΔS, इफ ΔS इज़ पॉजिटिव देन ΔG विल बी नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव होगा, ΔH नेगेटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए यही कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ΔG नेगेटिव होगा। अगर ΔG पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इस तरह का बायोलॉजिकल, ये एग्जाम बायोलॉजी रिलेटेड ही है, तो बस इतना ही कर लीजिए, मोर देन इनफ। अब आइए ΔS का और एक कंसेप्ट है, नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स। तो जैसे देखिए, अगर थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे पानी लिक्विड है और सॉलिड बना, एंट्रोपी इज रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो यहाँ पे जैसे लिक्विड से सॉलिड बना तो एंट्रोपी घटेगा ऑब्वियसली। और अगर ΔN कैलकुलेट करें, अब जैसे देखिए ΔN मतलब चेंज इन मोल, मतलब अब प्रोडक्ट, भाई हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ चेंज इन मोल। तो जैसे 2SO2 से, जैसे 2SO2
प्लस ये SO3 बनेगा, ये सॉरी 2SO3 बनेगा। अच्छा, जैसे N2+3H2 2NH3। अब इसमें जो चेंजेस इन मोल देखिए, ये रहा आपका प्रोडक्ट 2 माइनस 2+1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये हो गया आपका चेंज इन मोल्स डेल्टा एन। तो ये 2 माइनस 3, सो दैट इज़ -1, है ना। सो अभी आपने देखा डेल्टा एस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। सो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव निकालूँ तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है। सो 2NH3 जैसे 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 माइनस 4 इजिकल टू -2। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। सो डेल्टा इज पॉजिटिव एंड द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। बस इतना ही कंसेप्ट है, ध्यान रखिए। इस तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए सॉल्यूशन के चैप्टर में। सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, मोलारिटी, मोलारिटी का कॉन्सेप्ट, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलारिटी सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है दैट इज़ मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोलारिटी के ऊपर जैसे 2020 में 2 क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन, 21, 22, 23 ये सब में बार बार रिपीटेड हुआ है। तो मोलारिटी से जो क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। सो द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ वाटर। सो मोलारिटी का कंसेप्ट अब सभी लोग जानते हैं कि 1000 ml में 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए जैसे मान लीजिए 1000 ml होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है भाई 8 ग्राम NaOH है ना। अब NaOH का फार्मूला वेट, मोलिकुलर वेट, फार्मूला वेट जैसे डब्बे में लिखा रहता है क्या 40 होता है। 23 + 16 + 1, ये रहा 40। अब जैसे फार्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स इन ml, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा आपका मोलारिटी का कंसेप्ट। नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट यहाँ पे बताया 8 ग्राम। सो 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर ml, ऑब्वियसली 250 ml। सो ये आप कैलकुलेट कीजिए, ये रहा, अब ये कट गया 0, 4 दूनी 8, सो 200/250, इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.8 मोलर। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आपका कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट, ताकि आप आराम से कर पाए। ये रहा नॉर्मलिटी, मोलरिटी का एक कंसेप्ट। ऐसे इनिशियल का एक क्वेश्चन है, आप करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो नो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सेम मोलारिटी का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। मोलालिटी का अगर कंसेप्ट पूछे इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई बताओ 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, तो हम कैसे निकालेंगे, 12 × 2 + 4 हाइड्रोजन 4 और आपका ऑक्सीजन 2, 16 2 32, 32। सो टोटल करेंगे आपका 60। मोलालिटी जो सवाल पूछा गया है देखिए, ये हो जाएगा जैसे वह 1000 ml में था, ये 1000 ग्राम में हो जाएगा और 1 kg में हो जाएगा। यही डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी का। अब 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहाँ तो वॉल्यूम का नहीं है, ये ग्राम का है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ पे बताएगा 3 ग्राम, 3 मॉलिक्यूलर वेट 60, दैट इज़ 0.05 मोल्स। अगर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ बेंजीन पूछा है, तो सिंपली लगा देंगे 0.05, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, 0.05/0.1, तो आंसर आएगा 0.5 मोल पर kg और मोल kg इन्वर्स, 0.5 मोल kg इन्वर्स। तो ये रहा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मोलालिटी का सवाल था और ये मोलारिटी का सवाल था। यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि
भाई बताओ हाउ मच NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ml ऑफ 2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ये निकाल सकते हैं आप आराम से। और यहाँ पे 2 मोलर बता दिया है, यहाँ पे पता है NaCl मतलब वेट निकालना पड़ेगा आपको, है ना। NaCl 58 पॉइंट आपका 58.5, NaCl 23 और सोडियम का 23 और Cl का 35.5, दैट इज़ 58.5। ये आंसर होगा आपका NaCl का। मतलब आप जैसे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता दिया 2 मोल वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट पता नहीं है, और इसका जो, और ये 1000 डिवाइडेड बाई 10 ml, तो ये चला गया। अब कैलकुलेट कीजिए, x इजिकल टू आ जाएगा आपका 1.17 ग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे के कैलकुलेशन करेंगे आपका आराम से आ जाएगा। अब आइए और सॉल्यूशन रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स, जिससे डायरेक्ट बॉयल्स लॉ, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे वैसे बोले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मैंने और एक चैप्टर आपके साथ खोला है, दैट इज़ सॉल्यूशन का जो चैप्टर है। सॉल्यूशन का जो चैप्टर है पहले ही सब कुछ आता है कि मोलारिटी कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पे मोलारिटी के बारे में मैंने बताया, मोलालिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए 2.5 ग्राम ऑफ इथाइनिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मिलता जुलता अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सवाल किया कि 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है NCERT बेस्ड ही होता है। अभी हेनरीज लॉज, ये सारे जो सब कॉन्सेप्ट हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो पार्शियल प्रेशर के साथ है, तो ये हेनरीज लॉ कहलाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक सवाल शायद पूछा गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड 2021 में ही पूछा गया, सब्सिक्वेंट ईयर मतलब सेम ही ईयर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग लोअरिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द रोलिंग ऑफ द टेम्परेचर। इसमें क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं हमेशा याद रखता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल। कोल्ड ड्रिंक्स का जो बॉटल है CO2 डिज़ोल्व करने में क्या करते हैं, हम प्रेशर यूज़ करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं। सो इंक्रीज इन द प्रेशर, इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर। बॉटल ठंडा रहता है तो डिक्रीज इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सो डिक्रीज इन विद द राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद लोअरिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज विद लोअरिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे शायद कुछ इधर उधर हो गया, इंक्रीज विद लोअरिंग द टेम्परेचर, ये रहा इसका आंसर होगा। सेम सॉल्यूशन के पहले 2-4 पॉइंट्स में भी आपको ये हेनरीज लॉ आप जब पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट होता है, एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, उल्टा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सो इंक्रीजिंग इन लोअरिंग द टेम्परेचर। सो ये हेनरीज लॉ से 2-4 सवाल पूछा गया था, ये ध्यान रखिए, फिर से पूछा जा सकता है। 21 के बाद पूछा नहीं गया, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब और एक चीज़ जैसे यहाँ पे पूछा गया था राउल्स लॉ के हिसाब से, अब उसी का कंटिन्यूएशन है केमिकल इक्विलिब्रिया, उसमें आपको मिल जाएगा राउल्स लॉ। केमिकल इक्विलिब्रिया सॉल्यूशन चैप्टर सब्सिक्वेंट में ही आता है, आप थर्मोडायनामिक्स केमिकल इक्विलिब्रिया सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन के हिसाब से होता है। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बना था N2/N1 + N2, सो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेपर प्रेशर of an isopropanol solution containing 9.2 gram of a non-volatile solute glycerol and 60 gram of isopropanol at 82 degree Celsius. Given vapor pressure of isopropanol is 100 kilopascal. अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने में आपको राउल्स लॉ ही लगाना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या पूछा गया है। सो आप जैसे देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना पूछा गया है, वेट है 9.2 ग्राम ऑफ, जैसे पहले हम निकाल लेंगे ग्लिसरॉल और आइसोप्रोपेनॉल। सो 9.2 ग्राम, और एक है आपका C3H3O3, एक है जैसे C3H8O3,
12 इंटू 3 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 3, 36 प्लस 8 प्लस 48 है ना। तो ये एक हो गया। और दूसरा है आपका C3H8 ऑक्सीजन। सो 3 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 16, तो ये करेंगे आपका आ जाएगा 36 प्लस 24 60 है। ये रहा 60 आइसोप्रोपेनॉल के लिए, आइसोप्रोपेनॉल के लिए। और ये रहा आपका इसका जो आएगा दैट इज़ 92, 16 32 92, 4 3 7 7 और 2 92, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल के लिए। ठीक। सो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कीजिए। वेट दिया है 60 ग्राम ऑफ आइसोप्रोपेनॉल, 60 ग्राम ऑफ ग्लिसरॉल है आपका 9.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ग्लिसरॉल। सो 9.2 डिवाइडेड बाय 92 दैट इज़ अप्रॉक्स 0.099, ये आपका मोल होगा। और आपका ये 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 60 अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये भी 0.9 के आसपास ही होगा। सो 0.9 और 1 भी मान सकते हैं। अब ये आइसोप्रोपेनॉल का के लिए आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो 0.99 आइसोप्रोपेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है आप मान सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 या 1 डिवाइडेड बाई 0.99 0.99, सो दैट इज़ अप्रॉक्स 1। ये फ्रैक्शन निगलेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 0.1 के हिसाब से। सो ये इसका जो अप्रॉक्स 0.9 आएगा, 0.909। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे जो सॉल्यूशन का जो आपका होगा वेपर प्रेशर होगा दैट इज़ सॉल्यूशन इंटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है दैट इज़ 100 किलो पास्कल ऑफ आइसोप्रोपेनॉल। तो हम सिंपली क्या करेंगे 0.909 इंटू 100 दैट इज़ 90.9 और 91 किलो पास्कल, यह आंसर आएगा आपका। यहाँ पे 91 किलो पास्कल का आंसर आएगा। 90.1 दैट इज़ 91 सॉरी 90.9 मतलब 91 किलो पास्कल, ये आंसर आएगा। ठीक है, 91 किलो पास्कल आंसर आएगा। सो ये आपका मोल फ्रैक्शन से, राउल्स लॉ से मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन था। आराम से ध्यान दे के क्वेश्चन देख सकते हैं। अब दूसरा जैसे एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आता है। तो पूछा गया था मोलार मास ऑफ प्रोटीन कैसे निकालोगे, पाई इजकल टू CRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन, C इजकल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। सो ये रहा आपका मास ऑफ प्रोटीन निकालने के लिए जो आप जनरली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं दैट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर, विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ प्रोटीन। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटा मोटा क्वेश्चन 20 में पूछा गया तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा G इजकल टू माइनस NF ई नॉट सेल, जो गेट का वीडियो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है, इसी में इसलिए बता रहा हूँ, इसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन। डेल्टा G इजकल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ये रहा एक कॉन्सेप्ट। और डेल्टा G इजकल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। और जैसे ये 2-4 सवाल अगर ई नॉट सेल निकालने का कंसेप्ट बताए, कहाँ पे रिडक्शन होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ रिलेट्स टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत आसान टाइप क्वेश्चन है। अब आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं कैडवी 2023। जैसे यहाँ पे पूछा गया था, यू आर सप्लाइड विद अ पेन रिलीविंग ड्रग formulation at 5 mg per ml, a patient with plasma volume of 2.5 ml 2.5 liter needs an initial dose of 20 micromolar for immediate relief. How much solution do we need to inject to that patient? अब सिंपली हम अगर कैलकुलेशन करना चालू करें, अब रैंडमली कुछ चीज़ उठा लीजिए, जैसे क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या दिया गया है। पहला आप ध्यान रखिए कि डोज कितना है, 20 माइक्रोमोलर है ना। सो 20 माइक्रोमोलर चाहिए इमीडिएट रिलीफ के लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 20 × 10⁻⁶ मोलर आ गया।
तो ये मोल पर लीटर है, तो इतना मोल्स हैं 1 लीटर में, दैट इज़ 20 × 10⁻⁶ मोल्स पर लीटर। ये मोल्स हो गया। अब टोटल मोल कितना चाहिए, है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम इंटू रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, जो टोटल मोल होगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम 2.5 ml 2.5 लीटर, सो 2.5 लीटर इंटू रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ 20 माइक्रोमोल, 20 × 10⁻⁶, तो ये रहा आपका 50 × 10⁻⁶ मोल्स। ये क्या है, ये आपका रिक्वायर्ड है टोटल मोल, रिक्वायर्ड टोटल मोल। अब हम क्या करेंगे सिंपली, पहले हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट है आपका 5, है ना, वेट, अच्छा वेट निकालना पड़ेगा। सो कितना चाहिए, हाउ मच सॉल्यूशन यू नीड, फॉर्मुलेशन 5 mg/ml, मॉलिक्यूलर वेट 300 दिया है, ठीक है। अब पहले आप ध्यान रखिए, जैसे 50 × 10⁻⁶ मोल्स चाहिए, है ना, सो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आपका जो मॉलिक्यूलर रेट है 50 × 10⁻⁶, 50 × 10⁻⁶ इंटू आपका जो नंबर ऑफ मोल्स और ये मॉलिक्यूलर रेट दैट इज़ 300, ये रहा 300। सो ये करेंगे तो कैलकुलेट आंसर आ जाएगा 0.015 ग्राम, तो ये रहेगा 50 मिलीग्राम। अब जैसे आपको पूछा गया हाउ मच सॉल्यूशन डू यू नीड, तो इसलिए 5 mg/ml दे के रखा भी है। तो वॉल्यूम इज़ मास बाय कंसेंट्रेशन, तो वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन, तो 50 मिलीग्राम और कंसेंट्रेशन 5 mg/ml, सो 3 ml हमें चाहिए टोटल, क्या टोटल वॉल्यूम जो हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है इतना हमें अगर चाहिए तो इसके लिए हमें 3 ml 5 mg/ml का पेन रिलीविंग ड्रग को इंजेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, हमको कितना चाहिए दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब हमने उसके हिसाब से वेट भी कैलकुलेट कर लिया कि कितना मिलीग्राम चाहिए, मास, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई कंसेंट्रेशन, तो 3 ml हमें ये पेन रिलीविंग ड्रग चाहिए, तभी जाके ये डोज कंप्लीट, मतलब इमीडिएट जो डोज है वो होगा, ठीक ठाक। अब आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन में। जैसे मैंने बताया कि नेम रिएक्शन कुछ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे आपके सामने 2-4 सवाल 2020 का है, जिसमें पूछा गया था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, द रिएक्शन विच यूज व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन। सो मैं यहाँ पे 2-4 नाम आपको लिख के दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन में आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज़ पहला, जैसे अभी देखा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो। नेम रिएक्शन में क्या होता है ध्यान रखिए, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। उसके साथ साथ जैसे ग्रिग्नार्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और क्या है, अगर रिअरेंजमेंट टाइप जैसे पूछ ले, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, उसके साथ साथ जैसे और अगर थोड़ा बहुत अगर डिटेल में जाना चाहते हैं, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डिमार्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर नेम रिएक्शन एक बार देख लीजिए, सब एनसीईआरटी में अवेलेबल है। अब ये हो गया, और क्या रीअरेंजमेंट में पिनाकोल रीअरेंजमेंट, बोरोडिन हुन्स-डिकर रिएक्शन, अच्छा आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देता है, कौन सा कंपाउंड देता है। सो ये सर इस तरह का जो नेम रिएक्शन है, बस इतना ही के लिए आप मोर देन इनफ होगा। आई होप इससे ज़्यादा अगर दिया तो दिक्कत है, बट दैट इज़ फाइन, आप कर लेंगे आराम से। अब दूसरा है कि जो एसिडिटी बेसिसिटी जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार बात कर लेते हैं।
यहाँ पे पूछा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल इज हायर देन द ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, अल्कोहल आर एसिडिक देन द फिनॉल। अब ये पैरानाइट्रोफेनॉल ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का क्वेश्चन आपको बहुत जगह दिखेगा, जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। शायद यहाँ पे कहीं पे मिस हो गया होगा, एसिडिटी पूछा गया था पैरानाइट्रोफेनॉल वैंडर वाल्स, ना ये वाला 2024 का जो क्वेश्चन है ये भी पैरानाइट्रोफेनॉल और ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के ऊपर ही था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल यूजिंग स्टीम सेपरेट using steam distillation because orthonitrophenol has it is possible to separate orthonitrophenol from पैरानाइट्रोफेनॉल यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज एक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न है। सो अगर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल का आप देखें तो ये रहा फेनॉल, पहले फेनॉल ग्रुप मैंने ड्रॉ कर दिया, ऑर्थोमेटा पैरा। सो पैरानाइट्रोफेनॉल में ये पैरा, सो दिस इज पैरानाइट्रोफेनॉल पैरा ग्रुप पैरा, और ये दूसरा है आपका क्या ऑर्थोनाइट्रो, फिर से हमने क्या लिख दिया बेंजीन, और ये रहा आपका ये रहा फिनॉल, ये ऑर्थो ग्रुप। सो पैरानाइट्रोफेनॉल में क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई जैसे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल बनता है, हर जगह आपको दिखेगा। सो इस ये जो मैं इसी को अगर ड्रॉ करके आपको बताऊँ, सो N डबल बॉन्ड O। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो ये सॉरी फिनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल NO2 ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में जो आपका कॉन्सेप्ट है एक बार देख लीजिए। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पैरानाइट्रोफेनॉल ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, एक बनता है इंटर और एक बनता है इंटर और ये है इंट्रा, मतलब खुद के मॉलिक्यूल में बन गया तो इंटरनेशनल, मतलब सपोज मान लीजिए इंडिया USA, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप खराब हो गया। सो इंटरनेशनल और इंट्रा, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है दैट इज इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यह है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके पीछे कारण है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो इसलिए क्या होता है ये जल्दी हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से यूजिंग सेपरेट नहीं कर सकते। सेम अगर देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल इज हायर देन द ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होता है, अगर देखिए स्ट्रॉन्ग हायर बॉइलिंग पॉइंट रहता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये क्या है चेन फॉर्मेशन कर लेता है। सो पैरानाइट्रोफेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होता है। सो दीज आर लेस वोलाटाइल, और इनके जो केस में होता है दैट इज, अब देखेंगे इंट्रामोलिकुलर के केस में क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी, सो दिस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसके पीछे कारण यही है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बस इतना ही ध्यान रखा कीजिए, इस सब क्वेश्चन फिर से बन सकता है। अब आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं, NaBH4 इस सिलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं, एक बार कंडीशन वाला एक बार चाहे तो पढ़ सकता है, अगर छोड़ना चाहते इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो छोड़ भी सकता है, अगर नहीं पता है आपको तो सिंपली क्या होगा, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है सिलेक्टिव रिडक्शन ये दोनों को नहीं करेगा, सो C डबल एक को करेगा। सो C डबल बॉन्ड O जो आपको दिख रहा है ये CH जो कीटोन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिडक्शन होगा, इसको सिलेक्टिव रिडक्शन बोला जाता है। और एक एग्जांपल मैं फिर से अपने कॉपी में देख के बता देता हूँ, जैसे आप मानिए कि और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है ना, आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि भाई ये तो पूछ लिया, तो NaBH4 सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है, तो ये एक एग्जांपल है LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा बहुत, ये देखिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम में LiLH4 और NaBH4, जैसे ये रहा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये रहा आपका एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के केस में, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो C6H5 जो जैसा था ये C6H5
CH2 डबल, यहाँ पे जैसे ये है, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, जैसे CH2 सबको यहाँ पे जितने हैं सब कर देगा, CH2 और जो ये है NaBH4 ये सिलेक्टिव करेगा, सब कुछ नहीं कर पाएगा। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2OH। तो एक को किया, एक कीटोन ग्रुप को किया, तो ध्यान रखा कीजिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये आपका सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपका जैसे मैंने अभी बताया सोडियम ब्रोमाइड NaBH4, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, NaBH4। और ऐसे बहुत सारे आपके मिल जाएंगे रिडक्शन एजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए एसिडिटी ऑर्डर, सो NO2 क्या होगा, -I वाला ग्रुप होगा, ये खींच लेगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉलोइंग एसिड स्टार्टिंग में हाईएस्ट, सो 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, क्योंकि इसका +I है और +M है, सो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये डोनेट करेगा, सो हाइड्रोजन जल्दी से लिबरेट नहीं हो पाएगा। सो ये बॉन्ड यूज हो गया, प्लस पहले रिलीज हो जाएगा, सो 3, 2, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 3, 2, 1 ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर और करना चाहते हैं तो इस तरह का कॉन्सेप्ट फिर से पूछा जा सकता है। जैसे मैं मान लूँ इसी OCH3 पूछ लिया, अगर आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फिर से जैसे COOH, एक में NO2 है, एक में Cl है, एक में Cl है क्लोराइड, COOH, और एक में OH है, COOH। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? तो इसके पास -I है, इसके पास -I +R है, और इसके पास +R -I है। पर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ज़्यादा है, इसका जो -I है दैट इज़ NO2 के केस में सबसे ज़्यादा होगा, तो ये सीक्वेंस होगा। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसको छोड़ के और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए आपको, ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये रहा आपका फिनॉल ग्रुप OH, ये रहा आपका NO2, इसका OH ऑर्थो मेटा, ये मेटा पे लगा देते हैं, और एक लगा देते हैं पैरा पे, अब एक लगा देते हैं पैरा पे, ये रहा पैरा पे। अब बताइए किसका होगा ज़्यादा, तो ये ध्यान रखिए मेटा ऑर्थो पैरा, सबसे ज़्यादा पैरा, उसके बाद ऑर्थो, ये रहा पैरा, उसके बाद ऑर्थो। मेटा पोजीशन पे नहीं होता है, मेटा पोजीशन पे खाली आपका अगर देखेंगे -I काम करता है, ये पोजीशन पे -I खाली काम करता है, बाकी में -I एंड उसके साथ साथ -R काम करता है। सो आपका आगा मेटा, ऑर्थो, पैरा, और सबसे लास्ट में आपका फिनॉल रहता है। फिनॉल का सबसे कम रहता है एसिडिटी, ध्यान रखा कीजिए इस तरह छोटे मोटे कंसेप्ट। और ये जैसे आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा आइसोमेरिज्म से और 2-4 सवाल ले ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगा। सो आइसोमेरिज्म में ये देख सकते हैं इन डबल बॉन्ड OH, ये कुछ नहीं टॉटोमरिज्म है, जैसे आपने एमिनो का पढ़ा है, सो ये एमिनो और ये इमिनो ग्रुप है, इन दोनों में बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो नहीं है, पोजिशनल आइसोमर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, टॉटोमर विल बी द राइट आंसर। तो उसके साथ 2024 में जो एक अच्छा सवाल पूछा गया, बहुत सारे ही थे उसमें, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढने के लिए बोला है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो में शायद कवर किया होगा या नहीं है, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, जैसे तो ये माइनस है, ये तो डीलोकलाइज होकर ये चले जाएगा रिंग के अंदर, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये तो या देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है नहीं, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये एरोमेटिक ये होगा। उसके साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंड के ऊपर पूछा गया था, CF3 3 फ्लोरीन है, तो जल्दी से जल्दी खींच लेगा COOH, ये H डिसोसिएट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ई यहाँ पे बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक, सबसे कम किसका होगा। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, सो
ये हो गया Cl3, उसके बाद है Cl3 होगा, उसके बाद Cl2CH उसके बाद सबसे लेस होगा ये, सबसे लेस होगा ये, सबसे लेस AB, अगर मान लीजिए CH3COOH ABCD, हाँ सिक्वेंशियल में है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ CF3COOH। सो क्यों होगा? बिकॉज ये जो एसिडिटी बेसिसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का, फॉलोड बाई क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। सो ये ध्यान रखा कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, CH3COOH ICH2COOH BrCOOH BrCH2COOH और है ClCH2COOH और एक फ्लोरीन CH2COOH। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और 2-4 सवाल हैं आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एन ऑक्सीन, ये बनता है आपका ऑक्सीन और इमीन सी बेस, ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, पर ये CH3COOCH3 उसके साथ अगर आप NH2H का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीन बनेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट कर लें 9 बनेगा। कैसे? वही आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा तभी जाके कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि N-पेंटेन लिख दिए, तो ये मैं करके दिखा सकता हूँ और आप एक बार खुद कोशिश कीजिए कैसे हुआ, मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो 9 आइसोमर कैसे बनेगा मैं करके एक बार बता देता हूँ। CH2 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 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्लोरीन मैं पहले पोजीशन पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा एक आइसोमर। अब फ्लोरीन दूसरे पोजीशन पे लगाऊंगा, ये तो दूसरा हो गया आइसोमर। और फ्लोरीन मैं 1 हो गया, 2 हो गया, अब तीसरे पोजीशन पे लगाऊंगा 1 2 3, ये रहा आपका तीसरे पोजीशन पे फ्लोरीन लग गया। तो ये 3 हो गया पॉसिबल। अब दूसरा है ब्रांच में लगाना हो, CHF CH CH3 CH2 CH3, तो ये एक हो गया। अब CH3 CF CH3 CH2 CH3, सो 1 2 3 4। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या है, ये हो गया ब्रांच में। अब जैसे CH3 CH F CH3 CH 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 CHF CHF, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH CHF CH3 3 फ्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर और बना 3 मिथाइल ब्यूटेडाइनाइन और भी बन सकता है, जैसे CH2F CH2 CH CH3 और CH3 CH3 CHF CH CH3 CH3। अच्छा, लास्ट और क्या बन सकते हैं, CH3 फ्लोरीन CH3 CH3। ये रहा कुछ 9 आइसोमर। ठीक है, तो ध्यान रखा कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और एसिडिटी बेसिसिटी में जैसे बेंजोइक एसिड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप का ज़्यादा होगा, फॉलोड बाई बेंजोइक एसिड। CA सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो C उसके बाद अगर आप देखें बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसमें प्लस आई रहता है, इसमें माइनस आई और आपका प्लस एम, माइनस आई और प्लस एम रहेगा 4 मिथॉक्सी बेंजीन में बेंजोइक एसिड, मतलब COOH और ये NO2 और ये COOH3 COOH। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिटी बेसिसिटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मैं यहीं पे रखा और अच्छा है, छोटा मोटा पॉइंट और बता देता हूँ। ग्लूकोज के केस में अब ये ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ सकते हैं। ग्लूकोज में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे आप ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अगर आप HI रेडियो आप अगर प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI करेंगे तो ये N-हेक्सेन बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सीम एंड एड्स ए मॉलिकुलर हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव ए साइनोहाइड्रिन।
दिस रिएक्शन कॉन्फर्म द प्रेजेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो कार्बोनिल ग्रुप को अगर प्रेजेंट है ग्लूकोज में, प्रूव कैसे करेंगे हम, ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा के। सो अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर एसिटाइलेशन करेंगे तो 5 है तो अटैच हो जाएगा, तो ये 5 अटैच हो जाएगा। एंड ग्लूकोनिक एसिड को हम ऑक्सीडेशन करेंगे, सैकारिक एसिड बन जाएगा। तो बस ये 2-4 पॉइंट्स थे। और क्या है, आपको HI से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ अगर आप करना चाहते हो तो क्या होगा, HI एन हेक्सेन बन जाएगा। तो पूछा गया था कि रिएक्शन विद HI प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, इससे कैसे पता चलेगा। तो इन हेक्सेन। और दूसरा रिएक्शन विद एसिटाइलेशन एज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप बिना एसिटाइलेशन कैसे होगा। एसिटाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज विद एसिड गिव्स ग्लूकोज विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर कन्फर्म इट्स ए स्ट्रेट चेन, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी OH, बिल्कुल नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, सो एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। रिएक्शन विद HI कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बिल्कुल नहीं। उसको लीनियराइज कर देता है, इससे कुछ पता नहीं चलता। सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज C6H12O6। ये क्या होता है, स्ट्रेट चेन बन जाता है। दैट ऑल द 6 कार्बन आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन, यही पता चलता है। सो इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से बन सकता है। तो आप ध्यान रखिए, ब्रोमीन वाटर वाला ग्लूकोनिक एसिड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। एंड आपका जो बस छोटा गुंडा जो क्वेश्चन बन सकता है, बायोमोलिक्यूल्स तो आपने बहुत बार पढ़ा है। आइसोमरिज्म, एनांसियोमर, जो सेलुलोज पॉलीमर बनता है कैसे, β4-1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। सो ये छोटे मोटे पॉइंट्स भी पैरेलली आप देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। अगले प्रैक्टिस सेशन में हम लोग मिलेंगे और कुछ सवाल लेके, और बचा कुचा जो सवाल था उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।